वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये अपना होगा चैप्टर 11 द ह्यूमन आई। और इसके पहले के जो वीडियोज हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें क्या कहा गया देखिए, कहता है नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर दी आई। देखिए हमारे आँख के लिए ना कौन सा है पार्ट जो कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, उसका हमको यहाँ पे नेम बताने हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे आँख का, हमारे आँख को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है क्वेश्चन, कहता है द पुपिल अपीयर्स ब्लैक वाई। देखिए जो पुपिल होता है आँख का वो हमारा क्या कैसा दिखता है, ब्लैक कलर दिखता है। अब ब्लैक कलर ये क्यों दिखता है इसके पीछे हमको रीज़न बताने हैं। हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे इट अपीयर्स ब्लैक एज नो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये हमको ब्लैक कलर का दिख रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना, वो हमारा कैसा दिखता है, हमारा ब्लैक कलर का ही दिख रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पुपिल है वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इस वजह से हमको ये ब्लैक कलर दिख रहा होता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। हमको डिफरेंस लिखने के लिए कहा गया है। फर्स्ट आता है रॉड शेप्ड एंड कॉन शेप्ड सेल। आइए इसके बीच हम लोग यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। हम लोग नोट करेंगे रॉड सेल्स में यहाँ पे हम लोग को लिखना है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन इन डीम लाइट। देखिए डीम लाइट में हम लोग देख पाते हैं किसके वजह से, रॉड सेल्स के वजह से। और जब हमारा ज़्यादा लाइट होता है उस वक्त हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेल एक्टिव हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट सेल में हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे गेट एक्टिवेटेड ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशंस एंड हेल्प अस इन कलर विजन। हम लोग को कलर देखने में हेल्प करता है कॉन्सेप्ट सेल, और ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ब्राइट लाइट में ही ये एक्टिव रहता है, डिम लाइट में ये एक्टिव नहीं रहता है। ये हमारा पहला यहाँ पे डिफरेंस हो गया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो डिफरेंस लिखना है वो हमारा है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई के बीच हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग नोट करेंगे द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। आँख पे किसी तरह का हमारा जोर ना पड़े और हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, तो वो जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे नियर पॉइंट कहेंगे। इसको हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा फार पॉइंट में लिखेंगे, फार पॉइंट में हम लोग को लिखना होगा द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि वो मैक्सिमम दूरी जहाँ तक हमारा आँख कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है वो कहलाएगा इसका फार पॉइंट। अब यहाँ पे नियर पॉइंट जो हुआ करता है नॉर्मल आई के लिए वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो नियर पॉइंट हम लोग कितना लिखने वाले हैं, नियर पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना तो उसको हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल आई के लिए लिस्ट डिस्टेंस होता है। और अगर इससे कम दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ पे फारदेस्ट पॉइंट की बात करें तो फारदेस्ट पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है किसी भी नॉर्मल आई के लिए। तो लिखेंगे इट इज़ एट इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई, यानी कि मैक्सिमम दूरी जहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं वो हमारा क्या होगा, तो इन्फिनिटी होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंस लिख लिया। अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है और यहाँ पर भी हमको डिफरेंस लिखने हैं। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। अब फर्स्ट नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या नोट करेंगे, देखिए पहले तो एक तरफ हम नोट करेंगे मायोपिया और दूसरी तरफ नोट करेंगे हाइपरमेट्रोपिया।
अब यहाँ पे मायोपिया जो होता है ना, इसमें क्या हो रहा होता है, कोई भी व्यक्ति अगर निकट के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है और दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, मायोपिया कहलाएगा। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच द आई इज़ नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को अगर क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो अभी यहाँ पे डिफेक्ट आया है वो कैसा है, हमारा मायोपिया है। ठीक है, मायोपिया में कोई भी व्यक्ति दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई इज़ नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। अगर नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है, तो उस कंडीशन में जो डिफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो आई बॉल है वो इलोंगेटेड हो जाएगा और यहाँ पर जो आई बॉल है वो शॉर्टेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कॉज। अब कैसे इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज करेंगे मायोपिया के लिए और कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं और 3 पॉइंट हमारा सफिशिएंट हुआ करता है। अब यहाँ पे बी नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, टेक्चुअल ऐड एंड ऑडिटरी ऐड, इसके बीच में हमको डिफरेंस लिखने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बी नंबर का आंसर नोट करेंगे। हम लोग लिखेंगे दिस सिस्टम मैक्स यूज ऑफ रेज्ड डॉट्स। ये देखिए रेज डॉट सिस्टम यूज होता है इसमें, और यहाँ जो सिस्टम डेवलप्ड है इसको हम लोग कहते हैं ब्रेल सिस्टम। दूसरा जो ऑडिटरी ऐड होगा ना, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम होगा ये हमारे जो हेयरिंग एबिलिटी है उसको ये यूज कर लेता है। लिखेंगे दिस सिस्टम मैक्स यूज ऑफ आर एबिलिटी टू हियर। कोई भी व्यक्ति जो सुन सकता है मगर देख नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में वो ऑडिटरी ऐड यूज कर सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारा क्या होगा, ऑडियो कैसेट हो जाएगा, टैप रिकॉर्डर्स हो जाएंगी, ऑडियो सीडीज हो जाएंगी, ठीक है, और ऑडियो बुक्स हो जाएंगी। तो इस तरह के यहाँ पे ऐड हैं जो हम लोग इसको देख पा रहे हैं। टेक्चुअल ऐड बेसिकली हमको टच करके फिल करना होता है ना, टच करेंगे और जो डॉट्स होते हैं, जो रेज डॉट्स हैं, उसको फिल करेंगे और फिर उसको हम डिकोड कर लेंगे। उस तरह से यहाँ पे ऑडिटरी, आप देखिएगा तो ये हमारा जो सिस्टम है ऑडिटरी, ये थोड़ा इजी हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमको सुनना है और उसको लर्न करना है। इसमें टेक्चुअल में क्या होगा ना, हमको वहाँ पे टच करना है और फिल करना है, फिर उसके बाद हमको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए ये तो डिफरेंस हमारा हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है किसका। तो देखिए कहता है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इसको आप डिफाइन कीजिए। और दूसरा परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ अ ह्यूमन आई। तो आइए हम यहाँ पे आंसर करेंगे। फर्स्ट में हम यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का आंसर करेंगे। लिखेंगे ब्लाइंड स्पॉट इज़ द पॉइंट ऑन रेटिना विच इज़ इनसेंसिटिव, जो इनसेंसिटिव होता है टू लाइट। ठीक है, लाइट इस पर पड़ेगा तो ये इनसेंसिटिव है, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का सेंसिटिविटी नहीं होगा। आप यूँ कह सकते हैं नो इमेज इज़ फॉर्म एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे किसी भी तरह का इमेज नहीं बनता है। तो रेटिना का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जितने भी यहाँ पे सेल होते हैं ना, वो इनसेंसिटिव होते हैं लाइट से, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट का। दूसरा हमारे पास है परसिस्टेंस ऑफ विजन, और इसका हम लोग आंसर करेंगे द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना डज नॉट फेड अवे इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जो इमेज हमारा बनता है ना रेटिना पे, वो तुरंत से फेड नहीं हो जाता है, ठीक है। जो इमेज हमारा बन रहा है वो तुरंत से फेड नहीं होता है, ये थोड़ा देर तक बना हुआ रहता है। कितना देर तक बना हुआ रहता है, तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इट रिमेन्स फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। एंड ये जो हमारा यहाँ पे फिनोमिनन है, इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो हम लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। हम लोग समझ गए कि जो इमेज बनता है रेटिना पे
वो तुरंत से नहीं हटता है, 1/16 सेकेंड तक वो बना हुआ रहता है। और ये जो इमेज बना हुआ रहता है रेटिना पे, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये भी हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी हम लोग को मीनिंग बताने हैं। तो मीनिंग हमको यहाँ पे किसका बताना है? पहला हमारे पास आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई, इसका हमको यहाँ पे बताना है मीनिंग। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और फिर आएगा रेंज ऑफ विजन। तो आइए फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। तो ये क्या होता है? हमारा जो आँख है ना, वो अपना फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है थोड़ा बहुत। और इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे या फिर नज़दीक है, उसको भी ये देख लेता है क्लियरली, क्योंकि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है और जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। The ability of human eye to adjust its focal length to see nearby as well as distant objects clearly। देखिए हमारा आँख जो है ना, उसमें जो लेंस होता है ना, वो लेंस अपना फोकल लेंथ को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नज़दीक के हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट दूर के हैं, उसको ये क्लियरली देख सके, यानी उसका इमेज ये रेटिना पे बना सके। तो हमारे आँख में ये स्पेशल एबिलिटी है कि वो नज़दीक वाले और दूर वाले दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, और इसके लिए अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। और यही जो हमारा प्रॉपर्टी है ना, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको हम लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट अ स्ट्रेन। देखिए आँख पर बिना जोर पड़े, है ना, आँख पर जोर ना पड़े, ठीक है, और वो कम से कम दूरी जहाँ तक हमारा आँख किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, उसको हम कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये हमारा कितना हुआ करता है? तो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई, हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक, उसके आगे जो भी हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये तो हमारा हो गया बी नंबर। अभी हम यहाँ पे देखेंगे सी नंबर। तो सी नंबर पे कहता है रेंज ऑफ विजन। हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज़ कॉल्ड इट्स रेंज ऑफ विजन। अब देखिए नियर पॉइंट हमारा कितना हुआ करता है? तो ये हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना होता है? तो इन्फिनिटी होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक की बीच की जो दूरी है ना, यही हमारा कहलाता है रेंज ऑफ विजन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ना, रेंज ऑफ विजन। तो चलिए ये भी हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि रेंज ऑफ विजन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे कहता है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई when the distance of the object from the eye increases। देखिए अगर आँख के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी डिस्टेंस को हम लोग ना यहाँ पे बढ़ा दें, तो उस कंडीशन में जो इमेज डिस्टेंस है वो किस तरह से चेंज करेगा या फिर उसका क्या होगा, ये हमको बताने हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट को अगर हम चेंज करते हैं, यानी उसका डिस्टेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उससे हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है ना, वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज डिस्टेंस इन दी आई रिमेन्स सेम, है ना, ये सेम रहेगा। और जब भी हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ा दें या घटा दें, उससे हमारा जो इमेज डिस्टेंस है आँख के अंदर, वो चेंज नहीं होता है, वो हमारा रेटिना पर ही बनता है। क्लियर? ये तो हमारा 7th हो गया। अभी हम लोग 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। यहाँ पर कहा गया हम लोगों से कि साहिल ट्राई करता है एक बुक को रीड करने का। अब जो बुक है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास रखा हुआ है, और उसको टेक्स्ट क्या है ना, ब्लर दिखता है, यानी वो क्लियर उसको नहीं दिख रहा है, ब्लर टेक्स्ट दिख रहा है।
तो अभी यहाँ हम लोग से क्या कहता है, इज़ द इमेज ऑफ द टेक्स्ट गेटिंग फॉर्म बिफोर द रेटिना और बियॉन्ड द रेटिना ऑफ हिज आई। तो उसकी आँख में ना जो इमेज बन रहा है टेक्स्ट का, वो रेटिना के पहले बन रहा है कि रेटिना के बाद बन रहा है, ये हमको बताना है। क्योंकि उसको ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है। या तो वो पहले बन रहा होगा या तो वो बाद में बन रहा होगा। अब कहाँ पे बनता है ये हमको बताने हैं। दूसरा, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ साहिल्स आई। तो ना हम यहाँ पे आंसर करेंगे, जो इमेज है ना वो रेटिना पे नहीं बन रहा है बल्कि रेटिना के बाद बन रहा है, यानी कि बियॉन्ड द रेटिना। चूँकि यहाँ पे नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो दूर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं मतलब इसका हो गया हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो होता है वो रेटिना के बाद बनता है, यानी बियॉन्ड द रेटिना। आप रेटिना के पीछे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है क्या कंक्लूजन होगा, तो बी नंबर पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ साहिल्स आई इंक्रीजेज। ठीक है, जो साहिल के आँख का जो डिस्टिंक्ट विजन है, लिस्ट डिस्टेंस, वो क्या है ना बढ़ चुका है, वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ साहिल्स आई इंक्रीज्ड, बढ़ चुका है, अब 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, उससे ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो कि हमारा 9th नंबर होगा, और इसके बाद हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है, अ पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। देखिए 1.2 मीटर से आगे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए ना उसको वो डिस्टिंक्टली नहीं देख पा रहा है, यानी क्लियरली नहीं देख पा रहा है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द लाइकली साइज ऑफ हिज आई बॉल, यानी उसके आँख का जो बॉल है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, या आप यूँ कहिए कि इसमें कौन सा डिफेक्ट हो गया है। स्टेट द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस दैट इज़ नीडेड टू रीस्टोर हिज प्रॉपर विजन। हमको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि इसको कौन सा डिफेक्ट हो गया है आँख में। तो यहाँ से वो क्लियर पता चल रहा है ना कि 1.2 मीटर से आगे जो रखा हुआ है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नज़दीक वाला क्लियर दिख रहा है। तो नज़दीक वाला क्लियर दिख रहा है तो इसको मायोपिया हो गया। तो मायोपिया में क्या होता है, जो आई बॉल होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है। साइज ऑफ हिज आई बॉल हैज़ इलोंगेटेड। ओके, ये लिखेंगे। दूसरा, करेक्टिव लेंस क्या होगा, करेक्टिव लेंस यहाँ पे कॉन्केव लेंस होगा। चूँकि मायोपिया से ये डिफेक्ट है, मायोपिया डिफेक्ट है यहाँ पर, तो कनकेव लेंस हमारा यूज होने वाला है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सारे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप वाला। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।